हेलो एवरीवन। पिछले क्लासेस में हमने स्क्रिप्टिंग के बारे में देखा था। पावर सेल और हमारे जो लाइनक्स बेस्ड बैश और सेल स्क्रिप्टिंग होता है उसके बारे में हमें उसकी क्या क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या उसका तरीका है वो हमने पिछले क्लासेस में देखा था। थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम और आगे समझेंगे कि जो हमारा स्क्रिप्टिंग है या जो ऑटोमेशन की हम बात करते हैं वो आगे और कैसे उसका रिवोल्यूशन हुआ और कैसे वो मतलब आईटी को उसने चेंज किया। सबसे पहले बात करेंगे जो अर्ली डेज थे। तो अर्ली डेज में देखो, अर्ली डेज में क्या था, उस टाइम पे बैश और सेल की स्क्रिप्टिंग हुआ करती थी, साथ में आपका क्या था, पाइथन था। ठीक है, तो उस टाइम पे था हमारे पास पाइथन, PYTHON पाइथन का। देखो ये जो है ना, ये लाइनक्स के अंदर एज अ रन टाइम आपके होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पाइथन पे डिपेंडेंट होते हैं लाइनक्स के अंदर। ठीक है, तो पाइथन तो रन टाइम था ही। बैश था हमारे पास, BASH बैश। तो इसमें भी जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे कमांड होते हैं ना, हमारा जो पहले कमांड के थ्रू हम बहुत सारे ऑटोमेशन वगैरह करते थे तो उसके थ्रू भी करते थे, तो ये भी ऑटोमेशन के काम आता था। मतलब अगर आपको किसी सिस्टम को, सर्वर को, अगर आपको उसको ऑटोमेट करना है बिना उसमें लॉगिन किए, या उसको कुछ तरीके से प्रिपेयर करना है, जैसे होता क्या है ना ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल वे क्या है, मैनुअली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वेब सर्वर डालेंगे, फिर कुछ उसके अंदर डेटाबेस के सर्वर्स वगैरह डालेंगे, या डेटाबेस के सर्वर किसी और सर्वर पे बनाएंगे, इनको कनेक्टिविटी कराएंगे एक साथ। ठीक है, फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो बनाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे और भी सपोर्टिंग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे अगर पाइथन के बेस पे, अगर पाइथन बेस पे आपका एप्लीकेशन है तो उसके डालेंगे, जावा बेस पे है तो जावा के हिसाब से जो भी उसके मॉड्यूल्स लगते हैं वो डालेंगे, PHP बेस्ड है तो PHP वाला डालेंगे, नोट JS है तो नोट के मॉड्यूल्स डालेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल वे था। तो इसमें लंबा टाइम ख़राब होता था लोगों का, काफ़ी करते थे लोग। तो जैसे आज के डेट में हम कहते हैं ना कि AI के थ्रू बहुत लोगों का जॉब चला जाएगा, ऐसे कुछ उस टाइम पे भी लोग कहने लगे थे कि अगर ऑटोमेशन आ गया, अगर हमारा ऑटोमेशन आ गया तो क्या होगा ना, बहुत सारे जो मैनुअल काम है, जितने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जो भी काम है, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी जब ऑटोमेट होगा तो कहने का मतलब है कि एक आदमी एक दिन में मान के चलो कि 2 या 3 सर्वर्स बना रहा है। ठीक है, ऑटोमेट करेंगे तो वो 1 घंटे में 100 भी बना सकता है ना वो। तो उस टाइम पे लोग कहते थे कि ऑटोमेशन से क्या होगा कि जॉब को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचते थे लोग। बट जिन लोगों ने मूव किया ना ऑटोमेशन के ऊपर, अब ऑटोमेशन कई सारे टूल्स भी आते हैं, कई सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं, तो जिन लोगों को पता था कि बैश और पावर सेल की स्क्रिप्टिंग है, ये तो उनको आता ही था मान के चलो। तो एक इनके लिमिटेशंस थे, कई सारे लिमिटेशंस थे, बहुत सारे काम वो मतलब कर पाते थे, कई सारे काम नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने अपना कुछ ना कुछ तरीका निकाला इसके थ्रू ऑटोमेट करने का। इससे जो आगे का जो स्टेप हुआ वो यही हुआ कि कुछ टूल्स बनाए गए। अब क्यों बनाए गए टूल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो टूल्स क्यों बनाए गए और क्या उसको ज़रूरत थी, उसको हम समझेंगे। तो हुआ ये कि जैसे कि 2006 में, अगर मैं 2006 की बात करूं, 2006 की, तो इस टाइम पे मेरा पावर सेल आ गया था। पावर सेल आ गया था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे लाइनक्स के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स थे जो ऑलरेडी बहुत सारे वेब सर्वर्स जैसे अपाचे या इंजीनियरिंग्स वगैरह चलाते थे, और वो भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। तो लाइनक्स का अप्रोच दूसरा था, ठीक है, और विंडोज़ का थोड़ा दूसरा था। तो इनमें क्या हुआ, अब जैसे लाइनक्स वाले थे उन्होंने कई सारे ऑटोमेटेड और ऑटोमेशन के कई सारे टूल्स, जैसे जेंकिन्स है आपका, साथ में आपका बैश सेल की स्क्रिप्टिंग, पाइथन की स्क्रिप्टिंग, साथ में पर्ल, ये सब पे वो बहुत आगे निकल गए थे। पहले जो विंडोज़ का सिस्टम था उसमें रिमोटली आप किसी सिस्टम पे घुस के कुछ कर लो, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। बाकी जो लाइनक्स था वो स्टार्टिंग से ही उसमें SSH का था। तो इसके थ्रू क्या हुआ ना, ये जो चीज़ें हैं, चलो जेंकिन्स तो ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात छोड़ते, बट बैश सेल जो स्क्रिप्टिंग है, पाइथन पर्ल, इसके थ्रू बहुत सारे काम हो जाते थे। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया, काउंटर करने के लिए पावर सेल लाया।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बंदे थे लाइनेक्स वाले, इन लोगों ने अपने सिस्टम पे ऑटोमेशन का काम पहले, बहुत पहले स्टार्ट कर लिया था ऑटोमेशन, कि यार आपका सिस्टम आप तैयार करना है तो आप एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो, स्क्रिप्ट के थ्रू क्या करो, तुरंत डिप्लॉय करो, स्क्रिप्ट को चलाओगे आपका वेब सर्वर तैयार, स्क्रिप्ट को चलाओगे आपका डेटाबेस सर्वर तैयार। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने पहले से कर रखा था। उसी को देखते हुए इन्होंने भी ऐसा किया कि विंडोज़ के लिए भी हम कुछ सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू अब विंडोज़ पे अगर आपको वेब सर्वर बनाना है, डेटाबेस सर्वर बनाना है या कुछ भी काम करना है, उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। बट टूल नहीं था उनके पास या कोई तरीका नहीं था, तो उन लोगों ने पावर सेल के थ्रू कर दिया। तो कहने का मतलब हो गया पावर सेल प्लस लाइनेक्स, अब दोनों के पास सेम चीज़ आ गया था। बट बहुत सारे काम इसके अलावा भी नहीं हो पाते थे और कई सारे तरीके भी थे जिसके थ्रू मतलब आप कह लो कि प्रॉब्लम्स होते थे, या मतलब ऑटोमेशन में अभी भी थोड़ा लिमिटेशन था, तो स्क्रिप्ट से कितना हो पाएगा। ठीक है, और कुछ कमियां थी, वो कमियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो, अगर मैं बात करूं कि ऑटोमेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ते गया ना, तो हुआ ये कि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास एक मैनुअल वे है जहाँ पे आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका वेब सर्वर वगैरह जो भी चीज़, बहुत सारे सर्वर्स हैं, सॉफ्टवेयर से उसको कॉन्फ़िगर करता है। कई बार ऐसा होता है कि मैनुअल ना, कई बार प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ मॉड्यूल छूट गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया और समय पे वो काम नहीं हो पाया, तो लंबा भी होता था। देखो एक दिन में आप 2 या 3 सर्वर बना पा रहे हो, एफिशिएंसी थोड़ा ख़राब होती थी, स्केल नहीं कर सकते थे उसको, कि जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है वैसे उसको बढ़ा दो एक बार में। जैसे मान के चलो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपका काम हो रहा है, मान के चलो कि आपके पास आज 100 सर्वर है, अचानक उनके पास आ गया कि 1000 सर्वर को आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे करोगे भाई। कर तो आदमी रहा है ना, तो ऑटोमेशन इसलिए भी जरूरी था। एरर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। भाई मैनुअली आपने किया, कहीं पर आपने लाइनेक्स का रेपो या कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने भूल गए, कहीं पे की भूल गए, तो वो सब चीज़ें मैनुअली मतलब एरर करता था। एक और प्रॉब्लम था भाई, जैसे आपका सर्वर्स की या जो अगर आप कोई सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अचानक वो स्केल हुआ, तो उतने आपको बंदे भी तो चाहिए। आपके पास 3 बंदे आईटी में मान के चलो, 3 बंदे रोज जो भी करते हैं वो करते हैं, अचानक आपके पास कुछ आया कि बोलते हैं कि इतना सारा कर दो, तो आपको बंदे भी तो चाहिए होंगे। तो आप ये भी सोचो कि अगर ऑटोमेशन आप करते हो तो उससे बंदों के या जो आपके लोग हैं, सिस्टम एडमिन्स हैं, उनकी भी जरूरत पड़ेगी ना। तो एक कॉस्ट रिडक्शन का भी एक ऑप्शन खुला उस टाइम पे, तो इसलिए कहा जाता था उस टाइम पे कि ऑटोमेशन के थ्रू लोगों का जॉब जाएगा। शिफ्ट की बात करते हैं कि क्यों शिफ्ट हुआ ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल पे। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है कि एक ऑटोमेट में क्या है, आपने एक स्क्रिप्ट लिख दिया, वो उसी तरीके से आपका सर्वर बनाते रहेगा। आपने पूरे स्टेप्स लिख दिए हैं आपके स्क्रिप्ट में, वो वैसा काम करते रहेगा। सेकंड है आपका स्केलेबिलिटी, स्पीड है, बहुत जल्दी जल्दी आपका हो पाएगा। ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे इसके कारण थे। अब एक और मैं अगर एक प्रॉब्लम की बात करूं, जैसे कि मैं सिर्फ स्क्रिप्टिंग की बात करता हूं, स्क्रिप्टिंग यहाँ पे हम क्या करते थे, एक्सेल की सीट है या सीएसवी है हमारा, उसमें हमने क्या कर दिया, सिस्टम के जो टारगेट सिस्टम है हमारा, उसके हम यहाँ पे हम नाम डाल देते थे। यहाँ पे हमने क्या किया ना, नाम डाल देते थे उनका यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे कि एक स्क्रिप्ट लिख दिया हमने, कोई भी स्क्रिप्ट हमने लिख दिया कि ये जो सिस्टम्स है इसमें ये कॉन्फ़िगर कर दो, तो ये कॉन्फ़िगर कर देता था। ठीक है, बट अगर ये स्क्रिप्ट हमारा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट चल रहा है हमारा और ये इसको कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, बट आपका एक प्रॉब्लम ये है कि कितने सिस्टम में, मान के चलो आपके पास 10,000 सिस्टम है, 10,000 में से आपके 9,802 सिस्टम में ये सक्सेसफुली ऑटोमेशन वाला चल गया, बाकी के नहीं चले, तो उनको एक एक करके उनको डायग्नोज करो, देखो क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि स्क्रिप्टिंग भी एकदम मतलब नाकाफ़ी था ऑटोमेशन के लिए। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो इसका कुछ करते हैं, इसको कुछ सोचते हैं, इसको कुछ समझते हैं, और क्या इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही तो हर चीज़ तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाता है। बट लोगों ने सोचा इसको थोड़ा और और मतलब आगे उसको बढ़ाने के लिए कि किस तरीके से हम उसको और अच्छे से इसको हम ठीक कर सकते हैं।
एक प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 9802 सिस्टम में चल गया 10,000 में से, ठीक है, बट हमने कौन सा सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल किया है, किस किस सर्वर्स पे क्या क्या चीज़ डाले हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं मिलता था। अभी आपने डाल दिया, ठीक है, अब आपको नहीं पता ना कि वहाँ पे कितने सिस्टम कितने सॉफ्टवेयर डले हैं, क्या है कैसा है, तो स्टेट का पता ही नहीं चलता था। स्टेट कहने का मतलब है सर्वर है मेरा एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर पे मैंने ऑटोमेशन चलाया स्क्रिप्ट के थ्रू, तो भाई कुछ सॉफ्टवेयर डल गए हैं, ठीक है, 1 2 3 जितने भी सॉफ्टवेयर वो कुछ सॉफ्टवेयर डल गए, बाकी इसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं आया ना। या तो मैं जो स्क्रिप्टिंग का जो आउटपुट था उससे मैं मैनुअली निकालूं, उनको लिखूं कि हाँ भाई यहाँ पे जो 7-zip का सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स है, वेब सर्वर है, ये सब डला हुआ है, मैनुअली करूं, ठीक है, एक तो ये तरीका था। तो स्टेट का पता नहीं चलता था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। स्टेट मतलब जो स्थिति है उस सर्वर पे, कि चल तो गया, कुछ चल गया, कुछ नहीं चला, कौन कौन सॉफ्टवेयर में डल गया, कौन से नहीं डले। इन्वेंट्री का प्रॉब्लम था, ठीक है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, वहाँ से आपको पता चल जाता था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर डले हैं और किस किस में डालना है, ठीक है। बट ऑटोमेशन ने थोड़ा और इसको आगे बढ़ाया, उसने ये सोचा कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा ठीक किया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, कॉन्फ़िग मैनेजमेंट टूल। अब ये क्या है, ठीक है, ऑटोमेशन हम देंगे, ऑटोमेशन देंगे, दो तरीके ऑटोमेशन देने के। एक क्या है मेरा, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या है, बैश, पावर सेल, पाइथन और भी कई सारे लैंग्वेज हो सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू देंगे भाई। तो ये जो है ये लैंग्वेज तो इसको सीखना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम इसको थोड़ा और सिंपल कर सकें। जैसे अगर मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ और मुझे ढंग से, देखो वो भी तो प्रोग्रामिंग ही है ना, स्क्रिप्टिंग आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप कैसे करोगे। तो इन्होंने सोचा ऑटोमेशन जो किया जो उन्होंने कुछ टूल्स बनाए उन लोगों ने, हम देंगे अपना खुद का टूल, हम देंगे खुद का टूल, ठीक है। उसके अंदर हम बैश और सेल जो स्क्रिप्टिंग है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम खुद का लैंग्वेज बनाएंगे, उसी को हम कहते हैं DSL, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अभी टेराफॉर्म है, उसको हम आई थिंक HCL कहते हैं, हासिकॉप ऐसे कुछ है, कुछ है उनका लैंग्वेज ऐसे करके, और भी बहुत सारे होते हैं। सेफ जैसे है, सेफ में रूबी बेस्ड है, मतलब एग्जैक्टली रूबी जैसे नहीं है बट है रूबी से वो बना हुआ, काफ़ी चीज़ उसमें रूबी जैसे चलता है सेफ के थ्रू। एनसाइबल जो है ये पूरा पाइथन पे है, बट जो आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो YAML में करोगे और पाइथन में। तो देखो YAML JSON जो है ये क्या है, बहुत सिंपल है, इसको देखना समझना बहुत सिंपल है। तो एनसाइबल ने यही किया कि हम आपको YAML में देंगे और सिंपल करेंगे। तो मतलब होड़ मच गई कि किसका जो टूल है सबसे सिंपल है और कम से कम कोड में ज़्यादा काम कर सके। तो कुछ ग्राफिकल टूल्स भी आए, जेंकिंस जो है हमारा ग्राफिकल टूल है, उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता। स्क्रिप्टिंग वगैरह आपको लिखनी है तो आपने किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो उसको। और कुछ टूल्स ऐसे हैं जैसे एनसाइबल हो गया, हमारा टेराफॉर्म हो गया, तो उनके स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होते हैं मोस्टली। जैसे अगर मैं एनसाइबल की बात करूँ, एनसाइबल पाइथन पे चलता है, जिनको पाइथन अच्छे से आता है वो आराम से उस पर काम कर सकते थे। तो कहने का मतलब यही है कि खुद के कुछ अपने लैंग्वेजेस उन्होंने बनाए, जैसे कि अपना जेंकिंस है, आप ग्राफिकल भी इसको कर सकते हो, बैकएंड में अपना उसमें लिख भी सकते हो, तो उनके भी एक अलग लैंग्वेज था। तो उन्होंने लैंग्वेज इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि उसको और सिंपल कर सके। आप वो जो बैश, पर्ल, पाइथन या किसी और स्पेसिफिक लैंग्वेज पे ना जाना पड़े, उसको और सिंप्लीफाई करें कि भाई मैं इतने कम कोड में लिखूं, 1 या 2 लाइन लिखूं और इतना बड़ा काम कर दे वो। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाया जिसके थ्रू छोटे से कोड लिखो और ज़्यादा काम करें ऑटोमेशन में, ठीक है। इसको समझेंगे हम और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं जेंकिंस के एक आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। जेंकिंस है क्या चीज़, चलता क्या है और मतलब उसके अंदर होता क्या, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ठीक है। तो मोस्टली देखो जेंकिंस जो है ना जावा पे बना हुआ था, काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। इसका मेनली यही काम था कि जो जावा में डेवलपमेंट होते हैं ना उसको ऑटोमेट करें, मतलब ज़्यादा जैसे काम करते जाओ और अपने आप वो आपके सर्वर्स पे अपने आप ही डल जाए, आपको सर्वर प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। इवन सॉफ्टवेयर जो आपका है उसका टेस्टिंग भी हो जाए, टेस्टिंग करके जो भी उसका भाई कहीं पे कोड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब चीज़ भी
चल जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे मेरा जेंकिन्स है, ठीक है, रिमोट सोर्स कोड रिपोजिटरी। अब ये क्या चीज़ है, देखो ये एक अलग ही टॉपिक है, बट अगर मैं कहूँ कि ऑटोमेशन में इसका बहुत बड़ा, कह सकते हैं आप, इसका योगदान है। सिस्टम, एक सिस्टम की बात करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है ना, एक नोटपैड की फ़ाइल है, नोटपैड की फ़ाइल है, मैंने इस पर कुछ लिख रहा हूँ, मैं बार बार कुछ लिखता हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ अपना, मान के चलो यूज़र नेम पासवर्ड, या जो मैं अभी आईटी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नोट डाउन करके रखूँगा। तो चलिए मैं नोट में लिखता हूँ। एक दिन ऐसा आया कि मैंने कुछ लिखा, मतलब कुछ पासवर्ड वगैरह थे, उसको मैंने कुछ चेंज कर दिया, पीछे की किसी चीज़ को मैंने चेंज कर दिया, मान के चलो इस रिकॉर्ड को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब कुछ दिन बाद ये हुआ कि मैं इसकी ज़रूरत पड़ी मुझे यहाँ पे, मतलब काम करते करते आगे इसकी ज़रूरत पड़ी, बट वो पासवर्ड फिर से मतलब नहीं चला, या कहने का मतलब है मेरा ये रिकॉर्ड ख़राब हो गया, ये जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाला था ये ख़राब हो गया। तो अब तो भाई मैंने फ़ाइल पे ऑलरेडी राइट कर लिया ना, मैंने अगर मैंने फ़ाइल पे ऑलरेडी राइट कर लिया तो इसको तो वापस ला नहीं सकता, क्योंकि मैंने सेव भी कर दिया है। इसका क्या तरीका है, तो उसी के लिए होता है हमारा वर्जन, काफ़ी लंबा है, रिवीजन कंट्रोल सिस्टम ऐसे होता है, और कई सारे चीज़ें होते हैं, बट आप उसको हम मतलब मोस्टली अगर डेवऑप्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये अब ये इसमें क्या होता है, मेरा नोटपैड का फाइल है, इसको मैंने क्या किया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में डाल दिया। बाद में समझेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, बट आप ये देखो एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे क्या सॉल्यूशन दिया गया वो देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि इसको किसने बनाया, क्या क्या है, वो सब चीज़ें। तो नोटपैड की फाइल है, मैं बनाते जा रहा हूँ अपना, भाई डे टू डे हो गया, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो भी है वो हो गया। बट इसमें बस ये, इन दोनों में ये, इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें मेरा वर्जन कंट्रोल सिस्टम था नहीं, इस पर था। अब मैंने क्या किया, एक महीने ऐसा आया कि मेरा जो फाइल है यहाँ पे जो भी चीज़, मैं कुछ चेंजेस कर दिया, ख़राब कर दिया, फाइल ही ख़राब हो गया, करप्ट हो गया। बट वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, जब भी आप इसको सेव करते हो ना, इसको आप सेव करते हो तो एक वर्जन, मतलब इसका एक कॉपी अपने पास रख लेता है। यहाँ पे मैंने कुछ सेव किया, एक नया कॉपी यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे कुछ सेव किया, एक यहाँ पे कॉपी, मतलब बैकअप बना के रख लेता है, आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, इससे कुछ सिग्नेचर वगैरह होते हैं, कुछ कोडेड लैंग्वेज में होता है उसको, तो उसके थ्रू जो आईडी होता है उससे वो समझ जाता है कि इस किस पॉइंट पे है। तो मतलब कहने का मतलब बैकअप टाइप का ये एक एक कॉपी बनाते गया। मेरा यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो ख़राब हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको कि इस दिन के हिसाब से इस वाले जो वर्जन है इसको रिस्टोर कर दो, तो इसने रिस्टोर कर दिया, तो उस दिन के हिसाब से मेरा यहाँ पे फाइल वापस आ गया। ठीक है, अब हमारे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है ना कि ये बैकअप सिस्टम होगा कुछ, थोड़ा समझते हैं इसको भी, इसका भी बहुत रोल है ऑटोमेशन में। तो ये जो आपका जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, इसी को कहा जाता है गिट। ठीक है, गिट क्या है, GIT, गिट। इसको किसने बनाया, लाइनस टॉरवेल्स, जिन्होंने लाइनक्स OS बनाया था या लाइनक्स का कर्नल बनाया था। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें ही घुसते हम लोग, बस ये है कि आप ये समझे कुछ ऐसा बैकअप सिस्टम है इसका, या ऐसा कर लो, बैकअप भी ना कर, अगर समझ आए तो आप ये कह सकते हो, अगर आप सिंपल भाषा में समझना है तो जो हमारा जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है ना, आपके कोड का, या आपके देखो आपके हज़ारों, देखो कोड के अंदर आपके हज़ारों फाइल्स हो सकते हैं, जिस फाइल में आपने जो जब भी चेंज कर रहे हो तो उस फाइल का एक स्नैपशॉट बना के अपने पास रख लेता है, और आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप बैकअप सिस्टम बोल लो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोल लो, एक जैसे लगेगा आपको। बाकी हम इसको और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, हम जितने भी डेवऑप्स के बहुत सारे टूल्स आते हैं वो टूल्स पे, जैसे मोस्टली जैसे गिटहब है आपका, गिट है, गिटलैब है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो उनके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरा सीरीज़ बनाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, मतलब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऐसे बहुत सारे डेवऑप्स के टूल आते हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट है, गिट को लाइनस टॉरवेल्स ने बनाया था। इसमें ये होता था कि आपके फाइल में कोई भी चेंजेस होता है उसको एज अ रेफरेंस एक उसके अंदर एक .git नाम का एक फोल्डर होता था, उसके अंदर वो उसका इन्फॉर्मेशन रख लेता था कि ये फाइलें जो हैं वो चेंज हुई हैं, इसको मैं अपने पास रख लिया एज अ बैकअप।
और जब भी आप उस फाइल को वापस, अब गलती कर दी मान के चलो, आपके डेवलपर को लगा कि गलत हो गया है तो उसको ठीक वापस पीछे जाना है, तो पीछे उसको रिस्टोर कर सकता था। तो ये वो था हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सॉफ्टवेयर थे गिट, गिट से मतलब स्टार्ट हुआ था, गिट हमारे लाइनस टॉर्वेल्ड ने बनाया था। इसी को यूज़ करके आगे चल के लोगों ने बनाया गिट हब, गिट हब बनाया। इसके बाद अब जैसे रूबी में किसने लिख दिया, बोला कि आप जैसे गिट हब है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में या सर्वर में या सिस्टम में भी डाल सकते हो। उसका नाम क्या आया, गिट लैब, गिट लैब। इसको अपने लोकल सिस्टम में डाल सकते हो, बिल्कुल गिट हब की तरह चलेगा। अभी हम गिट हब में काम करते हैं ना, जिसमें अपने जो भी कोड्स वगैरह डालते हैं वर्जन कंट्रोल के लिए, बिल्कुल वैसे ही आप इसको अपने खुद के सिस्टम में भी डाल सकते हो, सर्वर्स में डाल सकते हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हो, बिल्कुल गिट हब की तरह ये भी चलेगा। ठीक है। हाँ, बाद में इसको थोड़ा और इन्होंने डेवऑप्स के लिए, और जैसे गिटहब के एक्शंस है या गिट लैब के अंदर रनर होते हैं ऑटोमेशन के लिए, वो बाद में उन्होंने डेवलप किया। बट मेनली जो था गिट, जो था गिटहब, वो गिट पे बना था, गिट लैब भी गिट पे ही बना था, दोनों में ये प्रोटोकॉल चलते थे। और उनको यूज़ करके उन्होंने ऐसे टूल्स बना लिए। जैसे गिटहब है, ये पब्लिक हमारा रिपोजिटरी है, आपको 1 GB या 2 GB का स्पेस मिलेगा, वहाँ पे अपने फाइल्स आप रख सकते हो और उसको एज अ वर्जन कंट्रोल आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से जो आपका गिट लैब था उसको आपने सेल्फ होस्टेड है, आप उनके क्लाउड भी यूज़ कर सकते हो। क्लाउड यूज़ करोगे तो पैसे लगेंगे, बट इसको आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो अपने कंपनी के लिए, और वहाँ पे जो भी डेवलपर्स हैं वो अपने जो भी कोड वगैरह है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आ गया बिटबकेट, बिटबकेट एटलासियन का था ये, तो ये भी इसी तरीके से ये काम करता है। सेल्फ होस्टेड में हमारा एक और सॉफ्टवेयर था जिसको हम कहते हैं सबवर्जन, सबवर्जन। और ऐसे और भी बहुत सारे एक से बढ़ के एक आ गए कि कुछ को तो आप ये कर सकते हो कि अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लो, आपका जैसे गिटहब की तरह जैसे आप बनाना चाहते हो क्लाउड, वैसे आप बना सकते थे। बाकी आज की डेट में काफ़ी इन्होंने आगे बढ़ गए हैं इन लोग। बाकी आज भी गिट बहुत पॉपुलर है और ये एक मतलब कहो तो एक बैकबोन है आपके ऑटोमेशन का, या आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का आप ऐसे कह लो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे जेंकिंस की। तो जेंकिंस में क्या है, यहाँ पे एक हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये इसीलिए कि आपका कोड ख़राब ना हो, कोड ख़राब हो गया, चेंज हो गया, कभी भी रिस्टोर करना है तो उसके लिए काम आता था। तो यहाँ से आपके कोड जाएंगे। जेंकिंस क्या है, जेंकिंस की क्या ज़रूरत है, तो जेंकिंस क्या है, जैसे ऑटोमेशन के टूल्स हैं, बहुत सारे ऑटोमेशन के टूल हैं। मैं क्या इसको, ये जो जेंकिंस का जो भी काम है क्या मैं ऑटोमेशन से स्क्रिप्टिंग से कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। अब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे। आप स्क्रिप्ट लगा के उसको कंपाइल करना है, उसको किसी सिस्टम में डालना है, नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन करना है, किसी सर्वर पे डालना है, विंडोज़ पे डालना है कि लिनक्स पे डालना है कि मैक पे डालना है, वो भी कर सकते थे। बट एक सेंट्रलाइज टूल नहीं था। ये एक सेंट्रलाइज टूल है। सेंट्रलाइज टूल क्या है, अगर मैं सेंट्रलाइज टूल की बात करूँ, एक सेंट्रलाइज टूल की बात करूँ, इसमें क्या आपको फ़ायदा है, स्क्रिप्टिंग में आपको सेंट्रलाइज कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो चला दिया वो चला दिया, ठीक है, वो चल गया, उसका आपको हिसाब किताब नहीं मिलेगा कि सच में वो सॉफ्टवेयर डला है नहीं डला है, उसका क्या स्टेट है, स्टेट आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें क्या था, आपको पूरे सर्वर्स का एक इन्वेंट्री मिल जाएगा, इन्वेंट्री की किस किस सर्वर में डला है, फेल हुआ है या पास हुआ है, ये बता देगा आपको। उसके बाद QA जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग भी आपको करके दे देगा। इसके बाद डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट है मतलब सर्वर्स पे ये आपके सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय भी कर देगा। देखो ये टूल और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल में थोड़ा सा अंतर है, लगेगा एक जैसी, बट एक दूसरे से मान के चलो एक जैसी टाइप के लगेंगे आपको, बट थोड़ा अलग अलग काम होता है। आपका जेंकिंस जो है मोस्टली डेवलपर्स के काम आता है, आपके जो भी कोड्स वगैरह हैं या जो आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपके डेवलपर्स हैं आपके कंपनी के अंदर, वो जेंकिंस इसीलिए यूज़ करते हैं कि उनके कोड ऑटोमेशन तरीके से, ऑटोमेटेड तरीके से आपके सर्वर्स पे डिप्लॉय हो जाए और आराम से चले वो। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो ये हमारा एक जेंकिंस का एक आर्किटेक्चर था। जेंकिंस का एक सर्वर मिलेगा जिसको मास्टर कहते हैं। इसके थ्रू यहाँ से कोड ये उठाएगा और इसमें क्या होगा ना, इसमें ये होगा कि ये आपके विंडोज़ हो या लिनक्स सिस्टम हो या मैक ओएस हो, मतलब आप जो पाइपलाइन बनाओगे, इसको हम पाइपलाइन कहते हैं। पाइपलाइन कह लो कि एक प्रोसेस बनाओगे, एक प्रोसेस बोल दोगे कि भाई ये प्रोसेस है, यहाँ से कोड उठाओ और इन सर्वर में डाल दो। अब डालने का तरीका कैसे है वो हम समझेंगे कि कैसे डालेगा, क्या करेगा। डालने का तरीका, विंडोज़ में हम पहले जानते हैं पावर सेल, ठीक है, पावर सेल। लिनक्स में SSH, या एक सिस्टम और कर सकते हो एजेंट। अब एजेंट क्या है,
अगर मैं सेंट्रलाइज टूल की बात कर रहा हूँ तो सेंट्रलाइज टूल क्यों एसएसएच पे या पावर सेल पे डिपेंडेंट रहे? भाई मैं एक सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ ना अपने एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट मतलब ये जो विंडोज़ का सिस्टम है, इसमें एक एजेंट डाल दूंगा, इसमें एक एजेंट डाल दूंगा, इसमें भी एजेंट डाल दूंगा। एजेंट क्या करेगा? एजेंट का ये काम रहेगा, जो एजेंट का जो सॉफ्टवेयर है, एजेंट क्या करेगा, ना एसएसएच पूछेगा ना वो पावर सेल पूछेगा। आपने वो कंटिन्यूस आपके जो सर्वर है, यहाँ पे जो आपका सर्वर है उससे बात करते रहेगा, यहाँ से उसको कुछ कोड मिला उसको अपने पास लाएगा, और ये एजेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन रहेगा। जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिला, ये क्या करेगा, आपके जो जितने भी सर्वर्स हैं ना, छोटे जितने भी सर्वर्स हैं या सिस्टम है, बोल लो कंप्यूटर बोल लो लैपटॉप बोल लो, जो भी बोल लो, उनमें वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन इसको आएगा और ये डाल देगा। मतलब हर आपके सर्वर्स में एजेंट होगा, यहाँ पे सब में एजेंट होगा और एजेंट में डालते जाएगा वो। तो ये हो गया एजेंट वाला। अब एजेंट वाले टूल क्या होते हैं? कई सारे हैं। बात करते हैं सेफ की। मैं तो भी जेंकिंस की बात कर रहा था, अब जैसे सेफ की बात करते हैं। सेफ में ये एक चीज़ है जो जहाँ पे एजेंट्स होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, सॉल्ट है, सॉल्ट स्टैक कहते हैं, सॉल्ट भी है, वो भी सेफ की तरह होता है। सेफ में क्या होता है, जितने भी सिस्टम हैं वो सबसे पहले उसमें जब सिस्टम को हम इनिशियल जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम सेफ का एजेंट डाल देते हैं। और सेफ के अंदर हम सेफ को हम बोलेंगे कि ये जो आपके जो सिस्टम जो नए बने हैं इसमें ये सॉफ्टवेयर डाल दो, इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, मतलब जो भी आपको एक्शंस करने हैं उसके अंदर वो आप करोगे और ये करते जाएगा। तो इससे भी एक ऑटोमेशन का फ्लो बनता है। और ये सेंट्रलाइज क्या क्या आपको देगा, पूरा इन्वेंट्री दे देगा, पहला चीज़। दूसरा आपको बता देगा कि भाई किस सिस्टम में क्या क्या डाला है। फिर एक अच्छा और बता देगा कि अब इस सिस्टम को और कॉन्फ़िगर करना है तो भाई इस चीज़ को उठा के इसमें डाल दो, तो वो डाल देगा। ठीक है, उसको भी देखेंगे। थोड़ा सा और आर्किटेक्चर समझते हैं इसके अंदर। ऑटोमेशन का जो चीज़ है बहुत, जो समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जेंकिंस का और आर्किटेक्चर समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जेंकिंस का मेरा एक सर्वर है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जॉब्स होते हैं, कुछ यूज़र। देखो ऑटोमेशन टूल अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली इनका काम देखो, मेनली इनका काम क्या है, आपका जो भी टास्क है उसको ऑटोमेट करना। चाहे आप 1000 सिस्टम में, 2000, 10,000 सिस्टम्स में आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना हो, उनको कॉन्फ़िगर करना हो, कोई आईपी एड्रेस अपने हिसाब से डालना हो, प्रॉक्सी सर्वर डालने हो, मतलब आपका जो ऑटोमेशन है, आपको किसी सिस्टम पे जाके कुछ ना करना पड़े, आप बैठे बैठे एक जगह से आपके हज़ारों सिस्टम्स को मैनेज कर पाओ। इनका यही काम है। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं भाई, कोई जॉब बोल देगा, कोई पाइपलाइन बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फिलहाल इसका एक कंसेप्ट समझना है कि इसका काम क्या, भाई ऑटोमेट करना है। सेंट्रलाइज, आप एक जगह से बैठ रहे हो, आपको जाना ना पड़े। भाई एक एक सिस्टम का 10,000 सिस्टम है, आपके 10,000 सिस्टम के पास जा पाओगे क्या? नहीं पाओगे ना, तो इनका काम यही है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं। भाई स्क्रिप्टिंग से पॉसिबल था, बट आपको इन्वेंट्री वगैरह नहीं मिल रहा था ना, उसका स्टेट नहीं मिल रहा था भाई कि उसका स्थिति क्या है, उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इन्वेंट्री का पता नहीं चल रहा, सच में चला तो क्या चला, कोई हिसाब किताब नहीं मिलता था। तो भाई स्क्रिप्टिंग था नहीं, प्लस लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। भाई आपको पर्ल आना ही चाहिए, आपको पाइथन आना ही चाहिए, आपको बैश की स्क्रिप्टिंग अच्छे से आना चाहिए, आपको पावर सेल की स्क्रिप्टिंग अच्छे से आना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई, पावर सेल तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जब बड़ा चीज़ करने जाओगे तो बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। उन सब चीज़ के ओवरहेड को हटाने के लिए लोगों ने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट कर दिए कि आप जेंकिंस ले लो, आप सेफ ले लो, सॉल्ट ले लो, हमारे पास एनसाइबल है, ये ले लो, इसमें आपका ये सब काम होगा। छोटा सा लाइन, दो लाइन लिखो, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। बहुत लंबा लाइन लिखना था, छोटा सा लाइन लिख दो। कुछ लोगों ने आपको ग्राफिकल भी दिए, जैसे जेंकिंस है ग्राफिकल है, आप वहाँ पे बस ग्राफिकल में 2-4 चीज़ें लिख दो, आपका काम हो जाएगा। आपका जावा का कोई एप्लीकेशन है, वायर फाइल है, उसको डिप्लॉय कर देगा आपके सर्वर पे ऑटोमेटिक तरीके से, टेस्टिंग भी कर देगा। तो वही चीज़ हम उसी सीरीज़ में हम यही पढ़ रहे थे कि जो जेंकिंस सर्वर्स में जॉब्स होते हैं, यूज़र्स, इसके अंदर जो भी चीज़ चलेगा उसको हम जॉब्स कहते हैं। उसके अंदर यूज़र्स होगा भाई जो कोई मैनेज करेगा। भाई अब एक भाई अब आईटी डिपार्टमेंट आप अकेले तो नहीं होगे कि जो सबको मैनेज कर ले अकेले, आपके अंदर एक बड़ा मैनेजर होगा, फिर उसके अंदर आपके जो ऑटोमेशन का काम करते होंगे, बहुत सारे आपके और भी दोस्त वगैरह होंगे, लड़के होंगे जो काम करते होंगे। तो यूज़र्स इसमें ऑप्शन दिया गया कि भाई आप शिफ्ट के हिसाब से, भाई जैसे बंदे आ रहे हैं अपने शिफ्ट में तो अपना जो काम है उसके हिसाब से कर रहे हैं वो, तो यूज़र्स का भी ऑप्शन देते हैं। प्लगइन्स होता है, जैसे कि थर्ड पार्टी में क्लाउड से बात कराना है, भाई मुझे डिप्लॉयमेंट कराना है, मुझे एज़्योर क्लाउड में कराना है, तो प्लगइन्स दे दो। जेंकिंस ने प्लगइन निकाल दिया भाई कि एज़्योर सर्वर से बात कर लो, उनकी एपीआई से बात कर लो, ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर, उसको वहाँ पर डाल दो, वो डाल देगा। नोट्स क्लाउड्स, ये वही है, जैसे नोट्स क्लाउड्स के मतलब जैसे मैंने बताया ना, एपीआई के थ्रू बात करता है, किससे, डॉकर से बात करता है, कुबरनेटिस से बात कर लेगा, EC2 इंस्टेंसेस से बात करेगा, EKS से भी बात कर लेगा, कहने का मतलब। तो ये जो है आपके जो नोट्स क्लाउड्स बोल रहे हैं ना, ये प्लगइन के थ्रू आप इससे बात कर सकते हो।
कहने का मतलब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपका किस टाइप का इन्वायरमेंट है। आप बता दो कि भाई ये डॉकर इन्वायरमेंट है तो ये समझ जाएगा और उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट करेगा। क्रेडेंशियल्स है, भाई इनमें लॉगिन करना है, कुछ डेटाबेस के सर्वर्स बनाने हैं, उसके लॉगिन्स करने हैं, तो आपको क्रेडेंशियल देना पड़ेगा ना। तो क्रेडेंशियल का भी एक अलग से ऑप्शन होता है जेंकिंस के अंदर, आप क्रेडेंशियल बना के रख दो, उसको यूज़ कर लो अपने पाइपलाइंस में। जो आप बनाओगे ना पाइपलाइंस, जो प्रोसेस बनाओगे उस पर आप उसको लिख मतलब उसको यूज़ कर लो, और वो क्या करेगा, उसको यूज़ करके आपका जो डिप्लॉयमेंट का जो इन्वायरमेंट, चाहे वो आपका कुबरनेटिस हो, डॉकर हो, या एक मशीन हो, वर्चुअल मशीन हो, ठीक है, वो उस पर वो डाल देगा उस क्रेडेंशियल को यूज़ कर। ग्लोबल कन्फिग इस पूरे जेंकिंस सर्वर का एक कन्फिगरेशन होगा। उसके बाद बारे में बात करें, जेंकिंस का डेटा क्या है। जेंकिंस के अंदर जो भी चीज़ें हो रहा है, भाई आपने उसके अंदर क्या क्या काम कर लिया उसको भी सेव करके रखेगा, डेटा को पूरा हिस्ट्री रखेगा, तो उसी को हम कहेंगे जेंकिंस का डेटा। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो विन, यहाँ पे SSH और विन RM। देखो SSH क्या होता है, हमारा लाइनक्स की होता है। विन RM विंडोज़ का रिमोट मैनेजमेंट सर्विसेज होता है, जो कि पावर सेल के थ्रू करते हैं। तो इसके थ्रू आप लाइनक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे विंडोज़, यहाँ पे विंडोज़, तो ऐसे सर्वर्स को आप मैनेज करोगे थ्रू स्टैटिक एजेंट्स। जेंकिंस के जो स्टैटिक एजेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं, आपने वहाँ पे एजेंट्स डाल दिया, वो रन करते रहेंगे, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलेगा इसको कि भाई ये वाला चीज़ इसको कन्फिगर कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको हटा दो, इसमें ये कन्फिगरेशन कर दो, IP चेंज कर दो, वो करते जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपके क्लाउड के जो सिस्टम्स हैं उनसे भी बात कर लेगा ये, और उसके हिसाब से भी इसको ऑटोमेट करेगा। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम, थोड़ा सा बात करते हैं हम सेफ के बारे में। सेफ के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि सेफ काफ़ी पुराना है। आज की डेट में सेफ आप कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो चुका है, या ऑब्सोलेट आप कह सकते हो, क्योंकि आगे डेवलपमेंट हो नहीं रहा उतना ज़्यादा उसमें। बट सेफ एक ऐसा चीज़ है आपके जो IT सिस्टम में, आपके किसी भी डिवाइस को, चाहे नेटवर्किंग का भी डिवाइस क्यों ना हो, आपके विंडोज़ लाइनक्स सिस्टम ही क्यों ना हो, हज़ारों सर्वर्स क्यों ना हो, इवन आपके जो IoT डिवाइसेस हैं उस पर भी ये काम करता है। इतना एफिशिएंट है, मतलब एक छोटे से छोटे चीज़ को भी ये कन्फिगर या रिकन्फिगर करने में एफिशिएंट है। यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा सेफ के बारे में। देखो हमारा कंसेप्ट तो वही है ऑटोमेशन, बट सॉफ्टवेयर का तरीका अलग होता है कि सॉफ्टवेयर चलेगा कैसे। जेंकिंस में क्या है, एक जेंकिंस सर्वर है, आपको लगता है कि भाई मेरा जेंकिंस सर्वर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा सब काम खराब हो जाएगा, तो आप उसका स्लेव बना सकते हो। एक नहीं दो बना सकते हो, दो नहीं 10 बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो बैकअप सर्वर्स उसके आप कई सारे बना सकते हो, इसको हम कहेंगे स्लेव सर्वर्स। सेफ क्या करता है, ये भी ऑटोमेशन टूल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल ही है ये भी। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक मेन सर्वर होगा, सेफ सर्वर। यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा, जो भी मैनेजमेंट वगैरह होगा वो यहीं पे होगा। लेकिन हम जो कोड है वो यहाँ पे नहीं डालते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने वाले जो बंदे हैं, या इसको, ये सर्वर का यही काम है कि इसके थ्रू आप जितने भी क्लाइंट्स हैं, जैसे सेफ के आपके कई सारे आपके क्लाउड के नोड्स होंगे, आपके फिजिकल सर्वर्स होंगे, आपके वर्चुअल सर्वर्स होंगे, इनमें क्या होगा, एक सेफ क्लाइंट नाम का एजेंट डलेगा। ये एजेंट क्या करेगा, सेफ सर्वर से इंस्ट्रक्शन लेगा, इंस्ट्रक्शन लेके ये यहाँ पे वो वाला चेंजेस कर देगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके, यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके सेफ क्लाइंट क्या करेगा, सेफ क्लाइंट मतलब एजेंट, एजेंट क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी कन्फिगरेशन कर देगा, सेम ऐसी वर्चुअल मशीन्स के अंदर कर देगा। अब इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कौन देता है, यहाँ पे देगा आपका यूज़र। अब इसको आप यूज़र ही मान के चलें, बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि सेफ जो है ना, यहाँ पे हम, होता क्या है कि अलग कई सारे टूल्स में ये होता है कि हम जो सिस्टम है हमारा, उससे हम इस सर्वर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा होता है। बट ऐसा सेफ के उसमें नहीं है। आप क्या करोगे अपने सिस्टम में, जैसे आपको इसको इंस्ट्रक्शन देना है ताकि वो जितने भी इसके मेंबर सर्वर्स हैं या जो भी फिजिकल सिस्टम है, जो भी है एंड पॉइंट कह लो आप उसको, तो उस पर कुछ ऑटोमेट का काम करना है, तो वो आप अपने लोकल सिस्टम पे करोगे। मतलब लोकल सिस्टम पे इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, मतलब इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बिल्कुल सेफ़ रहे। भाई एक सॉफ्टवेयर दे दिया, इसका नाम है वर्क स्टेशन, सेफ वर्क स्टेशन, इसको आप इंस्टॉल करोगे, वहीं पे आप रेसिपीज़ लिखोगे। अब रेसिपीज़ क्या है भाई, जो कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट मान के चलो, रेसिपीज़ के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कुकबुक बोल देंगे, और उसमें कुछ पॉलिसीज़ होंगे, पासवर्ड के लिए कुछ और जुगाड़ होगा, डेटा बैग्स बोलते हैं उसको। तो डेटा बैग्स के अंदर पासवर्ड आपके इंक्रिप्टेड हो जाएंगे। आप ये बोल रहे हो कि ये फिजिकल सर्वर है, मेरा डेटाबेस का सर्वर है, इसका पासवर्ड, तो इसका पासवर्ड क्या करेगा, यहाँ पे आप जो
रेसिपीज़ लिखोगे या जो ऑटोमेशन के जो स्क्रिप्ट लिखोगे इनके लैंग्वेज में, सेफ के लैंग्वेज में। अब सेफ के जो है रूबी बनाया तो रूबी टाइप का थोड़ा सा दिखता है, मतलब वैसा आपको लगेगा, हाँ रूबी जैसे ही लगेगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा अलग होता है हल्का सा। बट ये रूबी से ही डिराइव्ड है, इनका अलग ही DSL होता है, मतलब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होता है ना उनका अलग होता है, बट रूबी से इंस्पायर्ड होता है। जैसे एनसाइबल होता है, एनसाइबल आपका क्या है, पाइथन से इंस्पायर्ड है, तो पाइथन टाइप का लगेगा। बाकी YAML पे ज़्यादा काम करता है, बैकएंड उसका पूरा पाइथन है ना। तो यहाँ पे रूबी बेस्ड आपका प्रोग्रामिंग चलेगा। तो आप क्या करोगे, अपने सिस्टम पे एक वर्क स्टेशन नाम का सॉफ्टवेयर डालोगे। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बने बनाए जो भी इंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस है उसको पहले डाउनलोड करोगे। वो रेसिपीज़, कुक बुक्स और पॉलिसीज़ के उस पर होगा। तो एक आपका सॉफ्टवेयर का एक फोल्डर बन जाएगा सेफ का, उसके अंदर आपके जो एग्जिस्टिंग इसके अंदर पड़े हुए इंस्ट्रक्शंस वो आपके पास कॉपी हो जाएंगे। अब उसके आगे आप क्या करोगे, काम करोगे। आपको एक नया चीज़ जोड़ना है तो आप रेसिपीज़ लिखोगे, ग्रुप्स ऑफ रेसिपीज़ लिखोगे तो वो कुक बुक बन जाएगा। जैसे आपको वेब सर्वर है, अपाचे है, अपाचे के अंदर आपने कई सारे चीज़ बोल रखे हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स बोल रखे हैं, तो अलग अलग रेसिपीज़ आपने बना दी, उसको इंक्लूड कर दिया, कुक बुक बना दिया। कुक बुक में आपने बोल दिया कि वेब सर्वर है, किस चीज़ का वेब सर्वर, फलाना चीज़ का वेब सर्वर है। तो जैसे उस कुक बुक को आप रन करोगे ये सेफ सर्वर के पास जाएगा। सेफ सर्वर क्या करेगा, एजेंट्स को बोल देगा कि भैया मेरे पास ये नया चीज़ अपडेट आ गया है, इसको आप सब में डाल दो, वो डाल देगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने स्मार्टली काम किया, टीडीएस भी है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का भी लगता है, बट ठीक है, ये मतलब अपने समझ के हिसाब से उन लोगों ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि सेफ पॉपुलर नहीं, बहुत पॉपुलर था पहले जब टाइम पे, पहले बहुत चलता था, जब पहले मतलब सेफ का बहुत क्रेज़ था और बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर था ये। मैंने खुद इस पर काम किया हुआ है। पूरे का पूरा क्लाउड को आपको बिना, आप क्लाउड पे लॉगिन भी ना करो, आप AWS पे कभी मत लॉगिन करो, आप सेफ से ही पूरे क्लाउड को मेंटेन कर सकते थे। आपको जरूरत ही नहीं है वहाँ पे आपको लॉगिन करने की AWS के अंदर, आप बैठे बैठे अपने सिस्टम से ही सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नियम इनका थोड़ा अलग से होता है कि आपकी तरफ से, यूज़र के तरफ से, चाहे आप भाई कितनी ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई गलती ना हो, इसके लिए रेसिपीज़ जो है, कुक बुक्स है या जो पॉलिसीज है वो खुद आप अपने सिस्टम पे बनाओगे। इसको सबसे पहले क्या करोगे, आप बोलोगे कि सेफ से बोलोगे, इससे परमिशन लोगे कि भाई मैंने ये बनाया हुआ है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो। अब तरीका है, मतलब पुश करने का है, अपलोड करने का है, जो भी आपने यहाँ पे ऑटोमेशन बनाया है इसको अपलोड करोगे। इसको लगा सही कि हाँ भाई सब चीज़ सही है, आप जो यूज़र हो बिल्कुल सही हो। पहला चीज़ तो यूज़र ही चेक करेगा आपका यूज़र पासवर्ड ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। आप जो रेसिपीज़ डाल रहे हो, किस जगह पे डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, सब चीज़ पूरा चेक करेगा। उसके बाद बोलेगा हाँ आपका बिल्कुल सही है। तो रेसिपीज़ और जो कुक बुक्स है, मतलब ऑटोमेशन के जो स्क्रिप्ट है, देखो यहाँ पे रेसिपीज़ है, कुक बुक्स बोलते हैं सेफ के अंदर, एनसाइबल में प्ले बुक्स कहते हैं, प्ले कहते हैं, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं बट है तो ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट ना। तो आप ऐसा मान के चलो ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट, तो आपको सब एक जैसे लगेगा। अगर आपने एक ऑटोमेशन का टूल सीख लिया ना, सब एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे, बट अलग अलग तरीके से काम तो एक ही करता है वो ऑटोमेशन। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी आपको पास करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब सब चीज़ प्रॉपर हुआ तो आपने जो कुक बुक्स लिखे हैं उसको एग्जिस्टिंग इसमें मर्ज कर देगा नए वर्जन के रूप में। देखो वर्जन भी जरूरी है ना। किसी ने आपको क्या किया ना, पहले कोई अपाचे वेब सर्वर का बनाया है, इससे कोई वर्जन बनाया 1, ठीक है, आप आए, नए आए कंपनी में, आपने रेसिपीज़ पे काम किया, कुछ मॉडिफिकेशन बोला गया डेवलपर की तरफ से या कहीं से भी कुछ आया हो ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि अब रेसिपीज़ में ये सब चेंजेस कर दो। तो जब जैसे रेसिपीज़ में आप चेंज करोगे तो इसका वर्जन जो है वो 2 बन जाएगा, या कोई ना कोई नया वर्जन बनेगा। तो ये क्या है ना, इससे गलती होने का चांस कम हो जाता है। तो इसमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी काम आता है ना, कि अब पहले वर्जन 1 पे थे, फिर आपने रेसिपीज़ का नया वर्जन बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, तो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे इसमें नए नए अपडेट्स आप जाते जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक मतलब मोस्ट सिक्योर स्केलेबल तरीके से इसको बनाया गया, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ बाद में, बहुत चला। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था भाई, इसके लिए एक सेपरेट ये सर्वर बनाओ, सेफ का सर्वर, उसके बाद एक वर्क स्टेशन का भी अपना एक सिस्टम बनाओ, फिर सब में एजेंट डालो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई, ठीक है मैं ऑटोमेशन करना चाहता हूँ तो यार सबसे पहले मैं एक इंडिविजुअल सर्वर बना दूँ, ले भैया एक पहले मुझे सर्वर बनाना पड़ेगा, इसके बाद वर्क स्टेशन बनाना पड़ेगा। ये तो 2 सिस्टम की बर्बादी हो गई ना। फिर जितने भी सिस्टम है सब में एजेंट डालो, एजेंट्स मतलब हर सिस्टम में एजेंट डालना यार जब हमारे पास SSH है, पावर सेल है, तो एजेंट डालने की क्या ज़रूरत है। इसको ठीक करने के लिए आया एनसाइबल। अब उसके बारे में बात करते हैं, एनसाइबल क्या है, कैसे है और उस पर कैसे काम होता है। तो चलिए बात करते हैं एनसाइबल की कि
अब एनसाइबल भी तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, इसमें क्या खास बात है, ठीक है। तो देखो सॉफ्टवेयर, देखो एक से बढ़ के एक सॉफ्टवेयर दुनिया में नए नए आते रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ये है कि एक टाइम था जब वीडियो एडिटिंग के लिए हम एडोबे के जो सॉफ्टवेयर के जो स्वीट होते थे उस पर हम डिपेंडेंट होते थे एडिटिंग वगैरह करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन लोगों ने आज के डेट में एक से बढ़ के एक एआई टूल्स निकाल दिए हैं कई सारे, जिसमें जो काम आप मैनुअली एडोबे के सॉफ्टवेयर में करते थे वो आप बहुत सारे काम वहीं पे आप कर सकते हो और बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर का रिवॉल्यूशन जरूरी है। सेफ में क्या प्रॉब्लम था, मैं सेफ की प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। पहला हम देख सकते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम था एक सर्वर बनाओ, इसके अंदर आपका एक डेटाबेस भी होगा, जो आपके एजेंट्स के अंदर क्या क्या चल रहा है, जितने भी आपके एजेंट्स, कहने का मतलब छोटे मशीन्स हैं, सर्वर्स हैं, उसमें क्या क्या चल रहा है उसका हिसाब किताब यहाँ पे डेटाबेस पे रखो, प्रॉपर सर्वर बनाओ। इस सर्वर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप वर्क स्टेशन बनाओ, तो ये एक स्पेशल सिस्टम आपको चाहिए जो यहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन दे, फिर ये आगे काम कर सके। तो इन लोगों ने अपने हिसाब से ठीक ठाक बनाया था कि सब चीज़ सुरक्षित रहे, एक सिस्टमेटिक वे से चले, गलतियाँ ना हो, गलती हो तो उसको ठीक भी किया जा सके। तो अपने हिसाब से ठीक थे, तो सेफ काफ़ी पॉपुलर था। पपेट भी एक ऐसे ही था, ठीक है। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉल्ट स्टैक है। बाकी एनसाइबल क्यों आया, एनसाइबल ने कहा भैया मैं को कुछ कोई सर्वर वगैरह नहीं चाहिए, मैं आपके सर्वर के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक EXE दे रहा हूँ। एक मेरे पास फाइल है, इसको पकड़ो आप, ये छोटा सा फाइल है, ये अपने लैपटॉप पे रख लो, डेस्कटॉप पे रख लो, जहाँ पे आप काम करते हो IT वालों, आप उस पर इसको रख लो। आप यहाँ पे क्या करो, आपके स्क्रिप्ट्स बनाओ। अब स्क्रिप्ट का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है भाई, स्क्रिप्ट तो हम मान के चलते हैं सब स्क्रिप्ट बराबर है, हम स्क्रिप्ट जो हमारा बेस स्क्रिप्ट है वैसे ही मान के चलते हैं। हाँ लैंग्वेज अलग था, इसका लैंग्वेज था YAML, YAML, YAML लैंग्वेज था। YAML क्यों, ये कह रहा है कि आप पाइथन में मत लो, ये बोल रहा है कि आप पाइथन में मत लो, आप लो YAML के थ्रू आप क्या करो, लिखो ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट को। तो YAML बहुत सिंपल है, देखने में सिंपल है, बस आपको एक वे में लिखना पड़ता है उसको, कि आपने पहले एक स्टार्ट किया, फिर उसके नीचे कुछ बनाया, फिर कुछ नीचे बनाया, फिर आपने दूसरा ब्लॉक स्टार्ट किया, फिर उसके नीचे कुछ बनाया, तो एक स्ट्रक्चर में आपको दे दिया इसने। इसके बैकएंड में पाइथन ही था। पाइथन कहने का मतलब है कि पूरा पाइथन का मुझे इन्वायरमेंट चाहिए, सर्वर चाहिए, इसने भी नहीं बोला मैं आप पाइथन आप रन टाइम इंस्टॉल कर लो, फिर एनसाइबल का EXE है भाई, पाइथन को यूज़ करके चला लेगा। यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट लिखो, मुझे डेटाबेस सर्वर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी चीज़ है इसको लिखो, और आपके जो नोट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके नोट्स होंगे, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री को बताना है कि भाई ये मेरे नोट्स हैं, ये छोटे जितने हैं ये मेरे नोट्स हैं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन फाइल होगा, मान के चलो टेक्स्ट फाइल में हम लिखते हैं ना, ऑटोमेशन की बात करते हैं, टेक्स्ट फाइल में हम लिख के देते हैं CSV में या एक्सेल में कि हमारे ये होस्ट फाइल्स हैं, तो ये इन्वेंट्री भी एक मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। और इन जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारे जो स्क्रिप्ट में हैं, उसको हम बता देंगे कि कौन कौन से हमारे टारगेट नोड्स हैं, कि भाई इसमें से जो मेरे 500 सर्वर हैं तो ये 300 सर्वर में आप ऐसे करो, ये कन्फिग्रेशन डाल दो, तो 300 सर्वर में डाल देगा वो। अब एक छोटा सा EXE इतना बड़ा काम कर रहा है वो, ना सर्वर की ज़रूरत ना कुछ, आपने सिस्टम में रखो, उसको यूज़ करो। हाँ आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं ना, जो कोड वाले ऑटोमेशन वाले, इसको आप क्या करो, गिटहब में रख लो भाई, गिटहब तो कहीं भी अवेलेबल है, फ्री वाले भी हैं, अपने कंपनीज में भी आप खुद बना सकते हो। तो अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप भाई रख लो, नहीं चाहिए तो भाई सिंगल सिस्टम से भी आप मैनेज कर सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी उन लोगों ने। इवन DSL जो था उसको भी चेंज कर दिया, बोल दिया आप YAML पे आ जाओ, YAML सबसे ज़्यादा चलता है, YAML JSON, और इसको आप यूज़ कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेफ से लोग अब एनसाइबल में भी आने लग गए। एनसाइबल सेफ ऑलमोस्ट जिन्होंने सेफ बहुत पहले से यूज़ कर रखा था वो तो मेंटेन करते थे, बट लोग धीरे धीरे शिफ्ट हुए एनसाइबल की तरफ, ठीक है। ये एनसाइबल का एक आपको एक छोटा सा मिल जाएगा, एक CMDB दिख रहा है पे, एनसाइबल का ऑटोमेशन इंजन होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हो, API के थ्रू बात करता है, इन्वेंट्री भी इसके अंदर होती है। तो ये जो आपका यूज़र है क्या करता है, एनसाइबल का प्लेबुक है वो लिखता है, जिसको हम स्क्रिप्टिंग बोल रहे हैं ना, स्क्रिप्ट का आप कोई कोड मान के चलो, और उसके थ्रू क्या करता है, जो होस्ट वगैरह होते हैं ना, नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस होते हैं, होस्ट होता है, उसमें ये ऑटोमेशन का काम करता है। CMDB इन्वेंट्री को कह रहा है ये, ठीक है, ये इन्वेंट्री को कह रहा है ये CMDB आपका।
और इसके थ्रू ये अलग अलग जो भी आपके होस्ट है, जितने भी होस्ट है उसमें कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो ये हो गया हमारा एनसाइबल। यहाँ पे आपको डेटाबेस या सेपरेट सर्वर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि सेफ में होता था या जेंकिंस में है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, आप लाइनक्स का एक छोटा सा सिस्टम हो, लैपटॉप हो, विंडोज़ के लैपटॉप हो, मैक हो या कुछ भी हो, आप उसमें कर सकते हो। आप बड़े से बड़े डेटा सेंटर के सर्वर्स हैं, फिजिकल सर्वर्स हैं, आपके एक्सचेंज का सर्वर या कुछ भी चीज़ है, उसको आप यहाँ पे मैनेज कर पाते हो। बैकएंड क्या है इसका, पाइथन। सेफ का क्या था, रूबी। तो इन्होंने भी एक अच्छा सॉल्यूशन दिया जो आगे जाके काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी चला है और आज भी चलता है। ये एक बहुत अच्छा एक ऑटोमेशन का आपको टूल मिलेगा। अगला जो आया इसके बाद, जैसे इसमें भी कुछ गलतियां रही होंगी, ऐसा नहीं कि इसकी गलतियां नहीं रही होंगी, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम रहा होगा, तो लोगों ने कुछ और नया बना के डाला होगा, जिसको आज के डेट में हम कहते हैं टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म और एनसाइबल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, उसमें भी सर्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ मायनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक रिकैप कर लो, आप समझ लो कि कहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। देखो, हमारा जो ऑटोमेशन का जो, अगर मैं कहूँ, सेल और पावर सेल की स्क्रिप्टिंग से ये स्टार्ट हुआ। उन्होंने फाउंडेशन रखा ऑटोमेशन का कि अलग अलग टास्क है या जो रिपीटेटिव टास्क है उसको कम से कम लोगों के थ्रू कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का दौर, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप यार, आपके पास हिसाब किताब तो कुछ होता नहीं है, आपने क्या ऑटोमेट कर दिया, क्या नहीं किया है, कितने नोड्स में कर दिए, कितने आपके सर्वर्स में क्या क्या चीज़ हो गया, उसका हिसाब किताब नहीं है। तो हम आपको हिसाब किताब का देते हैं। हम एक सेंट्रलाइज सर्वर बना रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा इन्वेंट्री दिखाई देगा, कितने कितने सर्वर्स हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं, किस पे क्या चेंजेस चल रहा है। तो वो एक स्टेट मेंटेन करने लग गए। तो वो आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑटोमेशन है थोड़ा सा आगे बढ़ गया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल पे। फिर उन्होंने कहा यार, आपको सर्वर मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको इतना ओवर हेड लेना पड़ता है, सर्वर आपका ख़राब हो गया तो आपका ऑटोमेशन ठप पड़ जाता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हम आपको सर्वर नहीं देते, हम एनसाइबल देते हैं। एनसाइबल एक EXE, इसको आप यूज़ करो, आपके जो भी स्क्रिप्टिंग है उसको यूज़ करो, ऑटोमेट कर लो। चाहे एक सिस्टम से करो, 10 सिस्टम से करो, आप 10 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 10 से करवा लो, 10 को 10 कर लेंगे। तो एक वो तरीका हुआ। अब जरूरत आई हमारे, तो एनसाइबल और आपका जो टेराफॉर्म है उसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी हैं और कुछ उसमें अंतर भी हैं। ठीक है, दोनों सिंगल EXE चलते हैं। आपका लाइनक्स हो या विंडोज़ इन्वायरमेंट, आपको बस EXE आपको एक मिलेगा, उस EXE से आपके पूरे काम हो जाएंगे। तो जो भी आप रेसिपीज़ वगैरह लिखोगे, आप जो भी स्क्रिप्टिंग लिखोगे या कुक बुक्स लिखोगे या प्ले बुक्स लिखोगे, वो सब एक ही EXE से मेंटेन हो जाएगा। अब थोड़ा इसके, अगर मैं टेराफॉर्म की बात करूँ कि टेराफॉर्म क्या है और एनसाइबल में थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस है, क्या उसके यूजेज हैं, तो वो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। जैसे हमारा एनसाइबल है, वो है एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लिमिटेशन है कि आप क्लाउड को, या जो AWS का क्लाउड है या Azure क्लाउड है या और भी कई क्लाउड्स होते हैं या और भी सर्विसेज कई सारे होते हैं, तो उसको तो आप मेंटेन कर ही सकते हो। ठीक है, उसको ऑटोमेट कर ही सकते हो। उसके अलावा भी आप जैसे जो एंड पॉइंट आपके सिस्टम्स हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं जो विंडोज़ या लिनक्स में हैं, उनको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। साथ में ऑर्केस्ट्रेशन का भी काम करता है। जैसे सर्वर के जो ऑर्केस्ट्रेशन होता है ना, जो भी सॉफ्टवेयर के साथ डेटाबेस के सर्वर्स हैं या और भी कई सारे तरीके के सर्विसेज हैं, उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट आपका एक टूल है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लस ऑर्केस्ट्रेशन, ये दोनों चीज़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारा जो टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म है उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। जैसे हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना एनसाइबल में, वैसा ही कुछ है। आप एक स्क्रिप्ट लिख दो, उस स्क्रिप्ट को चला दो, वो वैसा आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देगा। तो मेनली किस चीज़ के लिए होता है वो, क्लाउड्स के लिए। थोड़ा प्राइमरी पर्पस देखते हैं, इसका पर्पस क्या है। अगर मैं एनसाइबल की बात करूँ तो ये ऑटोमेट करता है कॉन्फ़िगरेशन को और मैनेजमेंट को। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको मैनेज करता है। एप्लीकेशन जो आपके हैं, आपके जो डेवलपर ने कोड लिखा हुआ है, उसको ये डिप्लॉय करता है। नया कुछ अपडेट आ गया है, कुछ चीज़ चेंजेस करने हैं, तो वो सब ये काम जो है एनसाइबल आराम से कर पाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ टेराफॉर्म की, टेराफॉर्म क्या करता है, प्रोविज़न करता है, मैनेज करता है,
पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे आपके सर्वर्स हो, डेटाबेसेस हो, नेटवर्क हो। मतलब एक होता है ना कि आप पहले एक सर्वर बना दो फिर सर्वर के ऊपर ऑटोमेट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या करता है, आपको AWS से कंसोल के अंदर लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहीं से बैठे बैठे नेटवर्क के रूल्स, VPC बनाना है आपको, फिर EC2 बनाना है, या कोड पाइपलाइन बनाने हैं, कोड कमिट के अंदर कोड डालने हैं, वो सब काम एक जगह से बैठे बैठे कर सकते हो। ये करता है, डिफाइन करता है और प्रोविज़न करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इन अ डिक्लेरेटिव मैनर। अब डिक्लेरेटिव मैनर भी समझेंगे ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है और इसमें क्या होता है। एजेंट की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। जैसे कई सारे होते हैं ना, हमारे पपेट होता है, सेफ होता है, सॉल्ट होता है, और भी कई सारे ऑटोमेशन के टूल होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि हमारा एजेंट वहाँ पे डल जाए और उसके बाद कोई भी टास्क ऐसा नहीं जिसको हम ना कर पाएँ। तो सेफ में भी एजेंट होते हैं और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें एजेंट होते हैं। बोथ आपका एनसाइबल और टेराफॉर्म एजेंटलेस होते हैं, उसमें एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, काम किस पे करता होगा, तो WinRM मतलब आपका पावर सेल, और दूसरा जो है हमारा SSH लाइनक्स के लिए, क्योंकि दो ही आपके मेन प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं टेराफॉर्म की बात करूं तो ये जो है क्या करता है ना, जैसे मेनली ये क्लाउड के लिए यूज़ होता है। जैसे AWS है, तो AWS कैसे काम करता है, अगर हम एक बात करें, अगर AWS पे कुछ काम कराने की, बिना AWS पे लॉगिन करें, तो एक तो AWS का CLI वगैरह होता है। तो AWS CLI भी कुछ कमांड वगैरह है, कुछ टूल है जिसके थ्रू हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम करते हैं, थ्रू हमारे जो सीक्रेट कीज़ वगैरह होते हैं ना, उसके थ्रू। एनसाइबल भी वैसे कुछ वही सेम टेक्नोलॉजी पकड़ता है, वो भी API कॉल करता है। जो AWS CLI है वो भी API कॉल करता है, ये भी API कॉल करता है। तो इसी तरीके से वो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्क्रैच से बना सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने बात किया, दोनों एजेंटलेस होते हैं, एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ एनसाइबल की, तो इसमें YAML लैंग्वेज चलता है। आप YAML में जो भी आप लिखोगे YAML में लिखोगे, एनसाइबल उसको अपने आप समझेगा, उसको अपने पाइथन के हिसाब से जो भी कन्वर्ट करना हो, बैकएंड में जो करना हो वो करेगा, और उसके हिसाब से आपका ऑटोमेशन वो करके दे देगा। तो काफ़ी सिंपल है YAML समझना। एक स्टैक में लिखा होता है, स्टैक के हिसाब से वो चलता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ टेराफॉर्म के लैंग्वेज की, तो वो क्या करता है, HCL, जैसे मैंने बताया था, हैशीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। थोड़ा सा ये ना, आप ये कह लो थोड़ा सा कठिन होता है, ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल होता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एनसाइबल की बात करूँ तो देखो YAML है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, एक जैसा है। एक बार आपने YAML सीख लिया तो वैसी है, प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसा कुछ उसमें ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ता। बट HCL लैंग्वेज में थोड़ा सा वो कठिन पड़ता है। बाकी ठीक है, वो भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, काफ़ी डिमांड में है और टेराफॉर्म आजकल। एक होता है कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का जो स्टेट है, जैसे आपने कहा एनसाइबल को कि भाई मेरे को दो आप EC2 के इंस्टेंस बना दो, इसमें अपाचे वगैरह डाल दो, PHP डाल दो, और इस फलाना डेटाबेस से कनेक्ट कर दो, और मेरे जो एप्लीकेशंस को डाल दो, तो एनसाइबल कर देगा। टेराफॉर्म भी यही चीज़ कर देगा, बट एनसाइबल करता है अलग वे में और टेराफॉर्म करता है अलग वे में। टेराफॉर्म करता है डिक्लेरेटिव वे में, ठीक है। ये क्या करता है ना, जो आप कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हो, एनसाइबल जो हमारा है वो डिफरेंस देखता है कि डिफरेंस क्या है वहाँ पे, और डिफरेंस के हिसाब से उसको वो वहाँ पे चेंज करता है। जैसे आपने कहा कि दो आपने इंस्टेंस बना दो, फिर आपने फिर कहा कि दो इंस्टेंस और बना दो, तो वो 2+2 मतलब 4 बना देगा, ठीक है। स्टेट आपका 4 हो जाएगा। या उसमें फिर और जोड़ते हो तो वो जुड़ते जाएगा। कहने का मतलब वो एक अलग से ही आपका, मतलब जो आपने उसको ऑटोमेशन के लिए जो स्क्रिप्टिंग दे रखी है, कह रखा है, तो उसको अलग ही ट्रीट करेगा और उसका एक अलग ही रिजल्ट आपको देगा, मतलब हर बार आपको अलग रिजल्ट देगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका टेराफॉर्म है वो डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे हमारा है ना, इसकी ऑटो स्केलिंग की हम बात करते हैं। अगर मैं EC2 की ऑटो स्केलिंग की बात करूं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे वहाँ पे इंस्टेंसेस हैं, वहाँ पे हमने लिख दिया कि 4 इंस्टेंस आपके लाइव होने चाहिए, और जैसे जैसे लोड बढ़े वो अपने आप बढ़ते जाना चाहिए। तो 4 जो आपने इंस्टेंस बोल दिया तो वो डिक्लेरेटिव है, 4 के 4 ही रहेंगे। सेम ऐसी टेराफॉर्म भी काम करता है। और किसी मायने में आप ये सोच सकते हैं कि जो AWS का जो भी ऑटोमेशन जो है ना, हम क्या करते हैं, हम बैकएंड से काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। बाकी जो उनका बैकएंड है ना, मोस्टली उनका टेराफॉर्म पे ही चलता है।
तो टेराफॉर्म जो है ना एक AWS में काफ़ी अच्छा एक बैकबोन की तरह काम करता है। वो डिक्लेरेटिव वे में काम करता है। आपने एक सेट कर दिया कि भाई मुझे 2 चाहिए तो 2 कर देगा, फिर सेट कर दोगे मुझे 4 चाहिए तो वो 4 कर देगा। ठीक है, तो वो थोड़ा डिक्लेरेटिव वे में काम करता है। वो थोड़ा और उसको समझेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे कैसे वो काम करता है। और अगर मैं फोकस एरिया की बात करूँ तो कई सारे जो टास्क है, अगर एंसाइबल की ही बात करूँ तो वो बहुत सारे जो टास्क है उसको ऑटोमेट कर देता है। कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्केस्ट्रेशन है, और कई सारे जो एडहॉक टास्क होते हैं ना कि एक टास्क के अंदर कुछ और टास्क है, फिर कुछ और टास्क है, या मल्टी स्टेप जो आपके ऑटोमेशन के जो वर्क फ्लोज हैं उसको भी वो ऑटोमेट अच्छे से कर पाता है। दूसरी तरफ जो टेराफॉर्म है उसका जो फोकस क्या होता है, प्रोविज़न करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, किसको, क्लाउड को एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ कोड। ये क्या होता है, जैसे जो हमारा रिसोर्स का जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है ना उसके लिए बहुत आइडियल है। ठीक है, अब प्रोविजनिंग कैपेबिलिटी की बात करें कि दोनों में कितना प्रोविजनिंग कैपेबिलिटी है, वो कितना क्या क्या कर सकता है उसकी हम बात करते हैं। तो एंसाइबल क्या करता है, मल्टीपल क्लाउड को हैंडल कर सकता है थ्रू मॉड्यूल्स। मतलब पहले से बने बनाए उनके कई सारे कोड आएंगे, उसको आप यूज़ करो तो वो क्या करेगा, वो AWS से, गूगल से, एज़्योर से, आपके अलीबाबा है, आपके लाइनोड है, और भी बहुत सारे डिजिटल ओशन वगैरह है, उनसे कनेक्ट कर लेगा और उसके थ्रू आराम से वो प्रोविज़न करा देगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, जो अगर मैं बात करूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स मल्टी क्लाउड हो तो थोड़ा सा यहाँ पे वो मार खा जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर हो तो। टेराफॉर्म जो है वो हमारा बेस्ट सूटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग में, जैसे कि AWS, एज़्योर, GCP, ओपनस्टैक। आपके मैनेजिंग करना है आपके रिसोर्सेज को, लाइक जो आपके वर्चुअल मशीन्स है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, तो वो सबको ये आराम से मैनेज कर लेता है। तो फोकस इनका वही होता है। स्टेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये क्या करता है ना, एक जो जैसे अगर मैं एंसाइबल की बात करूँ कि भाई ये एक स्टेट मेंटेन हो जाए, जैसे कि सेफ में क्या होता है, हर चीज़ डेटाबेस के अंदर चला जाता है, आपने क्या क्या काम किया, इवन जो टास्क है, जॉब है, वो एक डेटाबेस में चला जाता है, इन्फॉर्मेशन आपको दिखते रहता है कि अभी इसमें ये चीज़ चल रहा है। ऐसे इसमें नहीं है, एंसाइबल में वो स्टेट मैनेजमेंट नहीं कर पाता, मतलब परसिस्टेंट जो स्टेट है ना वो नहीं कर पाता। जो आपने जो करंट जो स्टेट बताया है ये उसके हिसाब से ही आपका चलेगा। पीछे का क्या एग्जीक्यूट हुआ है, क्या चला है, वो सब चीज़ एंसाइबल आपको नहीं बता सकता, ये लिमिटेशन है इसमें। जबकि टेराफॉर्म क्या करता है, स्टेट फाइल बनाता है, वो क्या क्या आपने काम किया, मतलब एक फाइल बनाएगा, डेटाबेस नहीं बनाएगा, एक फाइल बनाएगा TF स्टेट करके, उसके अंदर जो भी चेंजेस आपने किए हैं कि आपने कब क्या चलाया है, किस कोड में क्या कन्फिगरेशन में क्या आपने चेंजेस किए हैं, वो सबको भी वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो वो स्टेट मेंटेन करता है और एंसाइबल स्टेट मेंटेन नहीं कर पाता, मतलब परसिस्टेंट जो स्टेट है। ऑर्केस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी की मैं बात करूं तो जो एंसाइबल है मेरा कैपेबल है, फुल्ली कैपेबल है आपका कॉन्फ़िगर करने में, डिप्लॉय करने में सॉफ्टवेयर को, सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को, जो ऑलरेडी जो प्रोविज़न हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आराम से कर देता है वो। बट जो टेराफॉर्म है वो फोकस करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि सेट करना है, अगर कुछ कॉन्फ़िगर करना है आपके क्लाउड में तो उसके लिए बढ़िया है। ये मतलब बिल्कुल आइडियल नहीं है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट करें जैसे जेंकिंस करता है या एंसाइबल करता है या और भी कैसा जो सेफ के जो टूल्स करते हैं ना, ये सब नहीं करता। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसीलिए इसको कहा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही लिमिट है उसका, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देगा, लेकिन आपका जो कस्टमाइज एप्लीकेशन है उसको डालने में वो थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा नहीं उसको वो कर ही नहीं सकता, मतलब प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, थोड़ा मॉड्यूलरिटी की बात करते हैं। कई सारे इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बट ये ना क्या है ना, मेनली जो है हमारा एंसाइबल जो है हैवली जो काम होता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हम टेराफॉर्म वगैरह बनाते हैं ना, उनका फोकस अलग होता है। तो ये इसका जो फोकस होता है मोस्टली इनका मैनेजिंग जो टास्क है उसको मैनेज करने में इनका ज़्यादा फोकस होता है आपके एंसाइबल का। दूसरी तरफ जो हमारा टेराफॉर्म होता है, अब वो क्यों डिमांड में इतना, भाई हाईली मॉड्यूलर होता है वो, समझ रहे हो। टेराफॉर्म क्या करता है, आपका जो है मॉड्यूल्स के हिसाब से चलेगा, बार बार उस एक मॉड्यूल को आप बार बार उसको यूज़ करके जो रिपीटेटिव काम है उसको अच्छे से कर सकते हो। तो आप ये समझ सकते हो कि इस चीज़ में एंसाइबल थोड़ा मार खाता है।
हालांकि एंसाइबल एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, ऑर्केस्ट्रेशन भी करके देता है। टेराफॉर्म में थोड़ी लिमिट है, बट ये मॉड्यूलर है, ठीक है, फुल्ली मॉड्यूलर है। सपोर्ट की बात करें कि जो अगर मेरे पास मल्टीपल क्लाउड है, हाइब्रिड इन्वायरमेंट है, वीएमवेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओपन स्टैक में है मेरा, एज्योर में है, AWS में मल्टीपल अगर क्लाउड है, मल्टीपल आपके ऑन प्रेमिसेस बहुत सारे सर्वर्स है, तो कैसे इसको मैनेज करेगा? एंसाइबल क्या करेगा? अगर मैं एंसाइबल की बात करूँ, ये लाइनक्स, विंडोज़, क्लाउड प्रोवाइडर्स, नेटवर्क के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो इसका क्या है ना, इसका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मिलता है ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड सिस्टम दोनों को। इस चीज़ में बहुत अच्छा है, ये आगे है थोड़ा सा, ये कह सकते हो। टेराफॉर्म जो है प्राइमरी फोकस करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको ऑन प्रेमिसेस में करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके ऐसे जो जैसे इसको प्रोवाइडर कह लो आप, है ना, आप इसको जैसे क्लाउड को प्रोवाइडर कह लो, भाई AWS प्रोवाइडर है, एजोर प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो ये इसके प्रोवाइडर जो है ना, जो मेनली क्लाउड में है, मतलब क्लाउड को अच्छे से ऑटोमेट कर पाता है। अगर ऑन प्रेमिसेस में आप बोलो कि टेराफॉर्म कुछ कर पाया, तो उसके लिए थोड़ा ये नाकाफ़ी है। तो देखो आजकल क्या है ना, मोस्टली जितने भी कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी हमारे क्लाउड पे चले गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है टेराफॉर्म जो इतना पॉपुलर हो रहा है या हो गया है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि देखो क्लाउड पे चले गए हैं ऑलरेडी, और क्लाउड पे चाहिए होगा। ईज़ ऑफ लर्निंग की बात करें तो जैसे यामेल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल है, ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसके हिसाब से आराम से जो बिगिनर ऑटोमेशन वगैरह होता है ना, आराम से, मतलब जो ज़्यादा नॉलेज भी ना हो, यामेल ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, उसके थ्रू आप आराम से ऑटोमेशन कर सकते हो। दूसरी तरफ टेराफॉर्म की बात करें, उनका खुद का लैंग्वेज है, इसको कहते हैं वो HCL, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इनिशियली थोड़ा लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है, बट जैसे आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उसको करोगे, उतना ज़्यादा आपको सिंपल लगेगा। हाँ, कई बार जो सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे जो सेटअप्स वगैरह होते हैं ना एडवांस, उस पर थोड़ा सा वो बहुत दिक्कत देता है, मतलब काफ़ी कठिन टाइप का आपको लगेगा कि ये जो प्रोग्रामिंग है जो हम कर रहे हैं, भाई देखो स्क्रिप्टिंग में प्रोग्रामिंग ही हो गया ना, जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें थोड़ा HCL आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा अगर आप टेराफॉर्म में ही रहना चाहते हो तो ये है इसका पूरा जो भी चीज़ है। अगर डिफरेंसेस की मैं बात करूँ तो अब जैसे मान लो कितने यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं, कितने कंपनीज इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि जो एंसाइबल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का टूल है, पैकेजेस को इंस्टॉल करने में, मैनेज करने में, यूज़र्स को नेटवर्किंग के डिवाइसेस को मैनेज करने में बहुत काम आता है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में बहुत काम आता है, ये मैनेज करता है, अपडेट करता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट को भी, मल्टी टीयर जो आपके एप्लीकेशन है ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर, अलग अलग मल्टीपल टीयर्स के अंदर, जैसे वेब है, डेटाबेस है, लोड बैलेंसर्स है, सबको बहुत अच्छे से एंसाइबल कर पाता है। एड हॉक जो ऑटोमेशन है, जो सिस्टम एडमिन होता है वो चला सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जो एड हॉक टास्क होते हैं ना कई सारे, उसको आराम से चला सकते हैं, जैसे रीस्टार्ट करना है सर्विस को कर देगा, पैच आपका अप्लाई हो गया, फिर रीस्टार्ट करना है वो कर देगा, मल्टीपल सर्वर्स में एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट बना के, मतलब काफ़ी सारे काम ये अच्छे से कर सकता है। सिक्योरिटी ऑटोमेशन भी कर सकता है आपका, पैचेस है, कंप्लायंस का अगर कुछ आपका है कि आपको कंप्लायंस भी मैनेज करना है अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर, उसको अच्छे से कर पाता है। ये हाइब्रिड इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छा ये कारगर होता है, ये ऑन प्रेमिसेस में भी, मल्टीपल क्लाउड में भी आराम से ये काम करके आपको देता है। जो हमारा टेराफॉर्म है वाइड स्प्रेड है आज के डेट में, देखो मोस्टली जितने भी कंपनीज है वो क्लाउड चले गए ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट मिल गया है। अगर मैं इसको दूसरे इसमें लेके चलूँ कि अगर मैं एंसाइबल की बात करूँ, तो वो भी ऐसा नहीं कि वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, एजेंटलेस है। पहले के जो टूल्स उसमें एजेंट्स होते थे, डेटाबेस बनाओ, सर्वर्स बनाओ, तो ऑलमोस्ट ये जो दोनों टूल एक जैसी हैं, बिना एजेंट के चलते हैं और एक ही एक्सी में चलता है। तो एक्सेप्टेबल जो है, जो वाइडली जो एक्सेप्टेंस है इसका आईटी वर्ल्ड में, तो एंसाइबल भी बहुत अच्छा है। डेवऑप्स सिस्टम एडमिन्स है, बहुत को चलाते हैं, यूज़ करते हैं सिंपली, तो देखते हैं लोग कि कितना सिंपल है, तो सिंपल के हिसाब से एंसाइबल बहुत सारे काम कर पाता है, तो एंसाइबल बहुत ही एक्सेप्टेबल है, सब जगह चलता है वो। नेटवर्क ऑटोमेशन में, इंटरप्राइज या जो हाइब्रिड क्लाउड के जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपका हाइब्रिड क्लाउड है, आपका ऑन प्रेमिसेस भी आपके पड़े हुए हैं सर्वर्स और उधर भी है, दोनों को मेंटेन करना, तो आप टेराफॉर्म में नहीं जाओगे ना, आप एंसाइबल में जाओगे, तो आपके मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ क्लाउड है तो टेराफॉर्म परफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। टेराफॉर्म के केस में अगर मैं बात करूँ तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कहा जाता है इसको, कि आप भाई कोड करो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये सपोर्ट करता है, जैसे AWS, एज़्योर, GCP, डिजिटल ओशियन और भी बहुत सारे। इमिटेबल होता है ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपने
एक इन्वायरमेंट बनाया है, उसको क्रिएट किया है, आपके पास कोड है, उसको फिर तुरंत आप रिक्रिएट कर सकते हो एक नए स्टेट में। कोई भी आप चेंज अगर वगैरह को जो भी आप रिक्वायर्ड है या प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये इमिटेबल, मतलब एक चीज़ आपने बनाया उसी को बार बार इमिटेट कर सकते हैं, मतलब उसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं। एग्जैक्टली आपने एक पहले बना दिया, आपको दूसरा चाहिए तो बस वो कोड को आप और चला दो कहीं और पे, किसी और उसके चीज़ के लिए वो बना देगा वैसा। तो इमिटेबल हो गया। वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। कहने का मतलब है कि जो टेराफॉर्म है, देखो आप जो भी टेराफॉर्म कोड लिखो गिट के अंदर ही डालोगे ना, तो जो भी आप लिख रहे हो वहाँ पे, जो भी इन्वायरमेंट बना रहे हो वो वर्जन रहेगा, ऑडिटेड रहेगा। रोल बैक भी कर सकते हो जब चाहे तो, जैसे आपको लगा कि इसको चेंज करना है या कुछ चीज़ प्रॉब्लम है, रोल बैक भी कर सकते हो उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केलिंग की बात करें, टेराफॉर्म जो क्या करता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है सब चीज़ों को। थोड़ा देखो एनसाइबल में अलग चीज़ है, वो थोड़ा अलग वे में काम करता है, प्रेडिक्टिव वे में काम करता है, ये थोड़ा डिक्लेरेटिव वे में काम करता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। जो स्केलिंग करना है ना क्लाउड के अंदर, आपके जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो डायनेमिकली आपके कुछ अपडेट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये अच्छे से कर पाता है इस चीज़ को। रिसोर्स का जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की बात है, जो एनसाइबल में देखने को नहीं मिलता, वो इसमें है। टेराफॉर्म क्या करता है ना, मैनेज जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेज कर रहा है, उसका जो लाइफ साइकिल है, जो कंट्रोल है, उसका क्रिएशन कैसे हो, अपडेट कैसे हो, कब हो, डिलीट कैसा हो, उस चीज़ को ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और उसके हिसाब से ये काम करता है। एक्सेप्टेंस इसका देखते हैं कि कौन कौन इसको एक्सेप्ट करता है, कहाँ कहाँ पे चलता है ये। तो जो क्लाउड डोमिनेटेड जितने भी आपके आईटी वाले बंदे हैं जिनको ऑटोमेशन कराना है, वो मोस्टली ना टेराफॉर्म पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, और वो टेराफॉर्म को ही करते हैं। क्योंकि देखो ज़्यादा अच्छे, देखो ये क्लाउड नेटिव है, बहुत अच्छे से चलता है ये क्लाउड के ऊपर, तो ऑलरेडी वहाँ पे एक्सेप्टेंस का बहुत ज़्यादा है। डेवऑप्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बंदे हैं वो इसको बहुत अच्छे से चलाते हैं, उनको बहुत यूज़ करते हैं। जैसे उनको जो क्लाउड रिसोर्सेज के अंदर बार बार कुछ चीज़ बनाना पड़ता है, कुछ मेंटेन करना पड़ता है कि स्टेट को, क्योंकि स्टेट भी देता है ना। आपने एक, चलो ठीक है, आपको डेव वाले डेवलपर बंदे के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपके पास रिक्वायरमेंट आया तो आप टेराफॉर्म से बनाओ, जैसे उनका काम हो गया फिर से डिलीट कर दो, वो ज़्यादा सिंपल होता है करना। मॉड्यूलर है, स्केलेबल है, कई सारे इसके मॉड्यूल्स डिज़ाइन होता है, कई सारे उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो, और वाइडली अडेप्टेबल है ये। आपका जो बड़ा या लार्ज स्केल आप कुछ बनाना चाहते हो, रिपीटेबल जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार आपको बनाना पड़ता है, उसके लिए परफेक्ट है ये। मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी भी आप कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे आप एक चाहते हो कि एक जो क्लाउड हो मेरे एज्योर हो, एक मेरा AWS हो, दोनों पे एक साइमल्टेनियसली चले, एक पे आप अपने रिकवरी का कुछ डाल दो एज्योर पे, इधर पे आपका मेन प्रोडक्शन हो, तो सब आप आराम से इसके अंदर कर सकते हो। टेराफॉर्म के दो वर्जन आते हैं, एक आता है टेराफॉर्म क्लाउड, टेराफॉर्म जिसको हम इंटरप्राइज भी कहते हो। पेड प्लान होते हैं, वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूसेज और ट्रेंड्स की अगर बात करूँ मैं एनसाइबल वर्सेस टेराफॉर्म की, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एनसाइबल बेस्ट है। किस चीज़ के लिए बेस्ट है? आपका जो इन्वायरमेंट है उसको, मतलब कन्फ्यूजन मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है वो। एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, ऑर्केस्ट्रेट करना है, कॉम्प्लेक्स आपका कोई वर्क फ्लो है एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर, और जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम एडमिन टास्क है ना, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो जो डेवऑप्स के जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं वो उसको थोड़ा ज़्यादा लाइक करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ज़्यादा लाइक करते हैं। टेराफॉर्म क्या है, ऑन द गो टूल है प्रोविजन करने के लिए। किस चीज़ के लिए? क्लाउड को मैनेज करना है, क्लाउड को कुछ नया बनाना है, रिपीटेबल करना है, स्केल करना है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। डिक्लेरेटिव अप्रोच है इनका, कि आपने एक इनको बताया कि इतना ये स्टेट है मेरा, कि भाई मेरे को वहाँ पे 4 सर्वर चाहिए, तो 4 ही सर्वर देगा, ठीक है। सेम कोड में अगर आप डिक्लेयर कर देते हो उसको कि भाई मेरे को दो चाहिए सर्वर, 2 और फिर डिक्लेयर कर दोगे कि 2 और जोड़ दो, तो 2 और जोड़ देगा। तो डिक्लेरेटिव वे हम समझेंगे इसको, थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म है। बाकी देखो हम ज़्यादा इतना कंफ्यूज नहीं होना उसमें। जितने भी ऑटोमेशन टूल है सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे काम आता है। हाँ, लोगों ने उसको धीरे धीरे अडाप्ट, मतलब आगे बढ़ाया है उसको, नए नए चीज़ लाए। जो उनके प्रॉब्लम्स थे, भाई पहले ज़माने में डेटाबेस डालो, सर्वर डालो, फिर उसके ऊपर ऑटोमेशन वाला जो टास्क है वो काम करेगा, स्टेट मेंटेन करेगा। फिर दिमाग आया कि भाई एजेंट भी डाल दो, हर सिस्टम में एजेंट डालना जरूरी है। फिर उसको लोगों ने जो नया आया उसने बोला भाई एजेंटलेस हो जाएगा, भाई सब काम हमारे SSH के थ्रू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उसका रिवॉल्यूशन हुआ है। और काफ़ी आज के डेट में हम देखो, हम कहें, अगर मैं कहूँ आज के डेट में अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में ज़्यादा है, तो वही ऑब्वियस सी बात है आप टेराफॉर्म पे जाओगे, ठीक है।
बाकी ऑर्केस्ट्रेशन भी करना है, ऑन प्रेमिसेस भी करना है, तो आप एनसेबल पे जाओगे। तो आज की डेट में ये दोनों जो हॉट टॉपिक है, बिल्कुल सेफ ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो मार्केट से आउट तो नहीं, अभी बहुत लोग यूज़ करते हैं उसको, बाकी जो पुराने लोग हैं बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, बट आउटडेटेड ऑलरेडी हो चुका है वो, क्योंकि नई चीज़ आ गया ना, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लाउड के हिसाब से उन्होंने अपने आपको बदला नहीं या चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं कि आप उस पर क्लाउड को कर नहीं सकते, उस पर आप क्लाउड के हर चीज़ को कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। वो ज़्यादा आपको अच्छे से मैनेज करने देता है, बट है कॉम्प्लेक्स वो थोड़ा सा, उसका एक सर्वर रिक्वायरमेंट होता है। ये सब 2-3 चीज़ें जो होती है ना, वो उसको प्रॉब्लमेटिक बना देता है कि एजेंट भी चाहिए, ठीक है। तो दोनों टूल को अगर हम मिलाएं तो एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग में आप यूज़ करो टेराफॉर्म, और जो बाकी के जो टास्क बच गया उसको एनसेबल से कर लो। तो अगर ये दोनों टास्क, दोनों अगर मैं सॉफ्टवेयर को मिला दूँ तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, फिर इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, जितना भी हमने जो बात किया है सब चीज़ों को, अभी देखो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, प्रैक्टिकल तो किया नहीं, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी, उसके बिना आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ कैसे हुआ। बट एक छोटा सा हमने ओवरव्यू ले लिया कि स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट हुआ ऑटोमेशन, जिसने फाउंडेशन रखा ऑटोमेशन का बहुत सारी चीज़ को करने का, क्योंकि रिमोटली आप बिना सिस्टम में लॉगिन किए बहुत सारे काम को आप कर सकते हो। तो स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट हुआ था, फिर लोगों ने टूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर नए उस टूल को और ज़्यादा उन्होंने इम्प्रोवाइज़ कर दिया। तो आज डेट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं। अभी जो वर्ड है हमारे, हम कहते हैं ना कि ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन में वाइडली अडॉप्टेड टूल है। आप भले कोई सी भी टूल यूज़ करें, बट सब काम यही करते हैं कि ऑटोमेट करेगा हर चीज़ को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, जेंकिंस जो है हमारा, जेंकिंस को समझेंगे कि फ्रंट एंड से वो कैसे काम करता है। देखो सिंपल सा मैं यही सोच रहा हूँ कि देखो, रहता दैन कि एक एक उसको समझाने की, कि थ्योरी को भी मैं लेके चलूँ और साथ में प्रैक्टिकल भी करूँ, तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा वीडियो, थोड़ा समझना है। मैं कोशिश यही करूँगा कि अपने तरीके से कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाए उस पर, जिसमें एक एक स्टेप हो, जहाँ पे वो बताया कि कैसे क्या क्या हम करेंगे। देखो थ्योरी तो हमने पढ़ लिया है, और पढ़ने वाली चीज़ तो और भी बहुत सारी चीज़, हर टूल का अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग चीज़ पढ़ना पड़ेगा। वो क्या करेगा, आपके दिमाग में ना कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। बस आप ये समझो, एक DSL होता है, एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, हर ऑटोमेशन टूल का अलग होता है, जेंकिंस का अलग होगा, एनसाइबल का अलग होगा, सेफ का अलग होगा, पपेट का अलग होगा, सबका अलग होगा। हाँ, तो अगर आपको बैश स्क्रिप्टिंग आती है, पावरशेल की स्क्रिप्टिंग आती है, या थोड़ा सा भी आपको प्रोग्रामिंग आता है, तो आपके लिए सिंपल, आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख जाओगे। भाई सब में यही होता है ना, वेरिएबल डिक्लेयर करना, फॉर लूप चलाना, एरे डिफाइन करना, फिर इनको प्लस माइनस इक्वल टू करना, ये सब चीज़ तो ऑलमोस्ट बात, जैसे मैंने पहले बताया कि डेवऑप्स को आना ही चाहिए, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग तो आना चाहिए, ये सब तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेशन में भी आपके काफ़ी काम आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम ये करने वाले हैं कि जेंकिंस को एज अ ग्राफिकल टूल हम कोशिश करेंगे क्या मैं एंड टू एंड पाइपलाइन बना सकता हूँ। एंड टू एंड पाइपलाइन का मतलब है मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं चाहता हूँ मैं कुछ लिख दूँ, कोड में लिखूँ और अपने आप ऐसा करे कि अपने आप मेरे सर्वर पे एप्लीकेशन मेरा चल जाए, डिप्लॉय हो जाए। जो 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 चीज़ मैं चेंजेस करना चाहता हूँ या मैं चेंज कर रहा हूँ, वो वहाँ पे चल जाए, ठीक है। तो सर्वर पे करना बहुत सिंपल है, हम कोशिश करेंगे इसको कुबरनेटिस में करने की या डॉकर के इसमें करने की। बाकी जैसा वहाँ पे जैसा मुझे लगेगा, जो सिंपल जो तरीका होगा उसके थ्रू हम इसको करने की कोशिश करेंगे। बाकी समझेंगे कि जेंकिंस कैसे होता है, कि ये भी एक अच्छा टूल है। तो स्टार्ट हम जेंकिंस से करेंगे, लास्ट हम टेराफॉर्म एनसाइबल तक भी जाएंगे, बाकी सब चीज़ें और देखेंगे। आउटडेटेड जो हमारा सेफ है उसको फ़िलहाल हम एक्सक्लूड करेंगे इस ऑटोमेशन के क्लासेस से। बाकी आपको समझ आ गया होगा कि मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया, इनका पूरा हिस्ट्री है, कैसे कैसे ये टूल्स काम करते हैं, मतलब एक फौरी तौर पे मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल हम करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।